चाहिए। तो साथियों हम लोग अपना आरटीआई कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग कहां तक पहुंच गए थे, परिभाषाओं तक हम लोग पहुंच गए थे। हमने जाना कि बताइए सूचना की परिभाषा कौन से नंबर पर है, धारा 2 के कौन से नंबर पर सूचना या इंफॉर्मेशन की परिभाषा है, कौन से नंबर पर सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा है, कौन से नंबर पर सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा है, और कौन से नंबर पर बच्चा आपको ये बताना है कि रिकॉर्ड की परिभाषा है, कौन से नंबर पर रिकॉर्ड अथवा अभिलेख की परिभाषा है। ये तीनों की तीनों बताइए। आप ये भी जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या प्रदान करता है, देश के सभी नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण अर्थात सरकारी कार्यालयों से उनके कामकाज के संबंध में जो भी सूचनाएं हैं, जो भी उनके पास दस्तावेज, रिकॉर्ड, फाइल, जो कुछ भी है, उसको लेने का, उसको देखने का, उसको उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इससे होता क्या है, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता आती है, भ्रष्टाचार कम होता है। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता आती है भाई, भ्रष्टाचार कम होता है, उत्तरदायित्व बढ़ता है। तो ये कानूनी ढांचा प्रदान करता है जिससे कि नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मिल सके और अगर वो सूचना देने से इंकार करते हैं तो उन पर दंड आदि भी लगाया जा सके। फिर हमने देखा पूरे विश्व में सर्वप्रथम स्वीडन ने 1766 में अपने देश के नागरिकों को, स्वीडन नामक देश ने, यूरोपियन देश है स्वीडन जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, उन्होंने अपने नागरिकों को सन 1766 में सूचना का अधिकार दिया। भारत में कहें तो सबसे पहले राजनारायण केस, उसके बाद में प्रभात दत्त केस, उसके बाद में एसपी गुप्ता केस और फिर साथ ही कुलवल केस में यह साफ तौर पर कहा गया कि सूचना का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है, निहित है। फिर आगे 1986 का केस था ये। फिर साथ ही इसके प्रयास हुए, वीपी सिंह के दिमाग की उपज कही जाती है आरटीआई को। फिर साथ ही एनसीपीआरआई बनी 1996 में, एमकेएसएस मजदूर किसान शक्ति संगठन ने राजस्थान के अजमेर के ब्यावर से इसके लिए मुहिम शुरू की और प्रयासों से पहली बार फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम 2002 ये पारित हुआ दिसंबर 2002 में और जनवरी 2003 में राष्ट्रपति ने सहमति दी। पर क्या कभी भी सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम लागू हुआ था? क्या कभी भी उसको अधिसूचित किया गया था? तो आपका उत्तर आएगा नहीं, वो लागू नहीं हुआ था। सरकार बदलती है 2004 में, यूपीए की सरकार आ जाती है, गठबंधन कांग्रेस की सरकार, एनईसी का गठन होता है, राष्ट्रीय सलाहकार समिति जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करती है और वहां पर यह तय किया जाता है कि आरटीआई आएगा। 11 मई को लोकसभा पास करती है, 12 मई को राज्यसभा, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति सहमति देते हैं और आरटीआई कब लागू हो जाता है? आप कहोगे सर 12 अक्टूबर 2005 से। 6 अध्याय, 31 धारा, 2 अनुसूची, जिनमें पहली जो धारा है नाम विस्तार लागू होने की तिथि संपूर्ण भारत में लागू है 12 अक्टूबर 2005 से, और दूसरी धारा में परिभाषा जिसकी धारा 2F में यह सूचना की परिभाषा है, सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा, ये साथी एच याद आया, एचपी सार्वजनिक शौचालय सार्वजनिक है, रिकॉर्ड आई मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब आ जाता है बच्चा आगे, सूचना के अधिकार में आपको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, सूचना के अधिकार में आपको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। बहुत अहम चीज है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि आपको सूचना का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार की कोई सीमा तो होगी। ऐसे थोड़ी ना कि आप भैया उस कार्यालय को अपने घर में उठा के ले आओगे या जो अधिकारी है उसको कंधे पे बिठा के ले आओगे, कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? नहीं। तो सूचना के अधिकार में भी कुछ खास काम करने के अधिकार आपको मिले। जैसे सूचना के अधिकार किसमें दिया गया है? ये धारा 2J, जे तो किसमें दिया गया है? जे, धारा 2 हमें जे अधिकार है। कई जगह यह अधिकारों को या ये अधिकारों को क्या कहा जाता है? जे अधिकार कहा जाता है। जैसे यमुना को जमुना कहा जाता है ना तद्भव में, यमुना को जमुना, तो इसी प्रकार ये अधिकार है, इसको क्या कह दिया जाता है कई जगह? जे अधिकार। ब्रज भाषा में भी, पूर्वी भाषा में भी कई बार ये को क्या कह दिया जाता है? जे कह दिया जाता है। तो जे में कौन सा है? सूचना का अधिकार। अब सूचना के अधिकार में कौन कौन से अधिकार आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आप सभी छोटे भाई बहनों को कहूंगा आपस में बातचीत मत कीजिए और मुझे पढ़ाने दीजिए, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अगर ये नहीं पढ़ा तो ना नोट्स का कोई फायदा ना कुछ। इधर ध्यान दीजिए, कितने अच्छे से एक चीज समझा रहा हूं। मां कसम मेरे समय पर कोई ऐसा मास्टर मुझे मिल जाता ना 400/400 मारता, 400/400। तो क्या हुआ? सबसे पहला जो अधिकार है कि आप जो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास फाइल रखी हुई है, कोई दस्तावेज रखे हुए हैं, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड रखा हुआ है, कृति रखे हुए वर्क या उनके डॉक्यूमेंट या उनके रिकॉर्ड, आप उनका निरीक्षण कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है भैया। तो सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी सूचना तक पहुंच का अधिकार है। उसमें कौन कौन से अधिकार? कि आप भैया जो भी उनकी कृति, उनके कार्य है, उनके दस्तावेज, उनके अभिलेख, आप उनका निरीक्षण कर सकते हैं, आप उनका निरीक्षण कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं आप दस्तावेज या जो अभिलेख है उनका याद रखिएगा, उनकी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर किसी दस्तावेज का प्रतिरूपण चाहिए, कॉपी समझते हो ना, फोटो कॉपी, तो आपको मोहर लगा के सर्टिफाइड फोटो कॉपी लेने का अधिकार है। आपको रिकॉर्ड, अभिलेख आदि के निरीक्षण का अधिकार है। इन्हीं रिकॉर्ड, अभिलेख आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का अधिकार है। तीसरा, ऐसी कोई सामग्री है जो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है, आप उसके नमूने ले सकते हैं, तो निरीक्षण का अधिकार, सर्टिफाइड कॉपी लेने का अधिकार, आपको सामग्री के सर्टिफाइड नमूने लेने का अधिकार भी है। इसके अलावा आप चाहें तो उस सूचना को किसी डिजिटल या ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहते कि कोई सूचना आप हार्ड कॉपी में नहीं चाहते तो आप उसे सीडी, पेन ड्राइव आदि में भी प्राप्त करने का आपको अधिकार है। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप जैसे डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, कैसेट या कंप्यूटर डिवाइस आदि से, कंप्यूटर डिवाइस आदि में सूचना प्राप्ति का अधिकार, या प्रिंट आउट के रूप में जानकारी या प्रिंट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो सूचना के अधिकार में कितनी चीजें आती है? 4 चीजें आती है। मेरे साथ याद करने की कोशिश कीजिए। सूचना के अधिकार में कितनी चीजें आती है? ओके बड़े भैया जी, 4 चीजें आती है। बेटा पूजा थोड़ी देर शांत रह लो, मैं कितनी बार कहूं, अभी पढ़ा लेने दो, सबके नोट्स आ जाएंगे। क्यों घबरा रहे हो? तुम क्या चाहते हो? पढ़ाना बंद कर दूं? पहले तुम्हारी समस्या का अंत कर दूं? अभी उसकी नीड नहीं है।
उसकी नीड पड़ेगी जब मैं बताऊंगा, अभी तो बाकी रख दो उसे साइड में, इस पर फोकस करो, उससे एग्जाम नहीं निकलेगा, उसको केवल एग्जाम में मदद करेगा जब तक कि ये नहीं पढ़ोगे। और इतना अच्छा मूड है बाबू, उससे पढ़ाने दो, खींचना है सिलेबस को। तो मैंने क्या कहा कि आप भाई निरीक्षण कर सकते हैं दस्तावेज आदि का, तो पहले बोलो निरीक्षण निरीक्षण निरीक्षण। आप सर्टिफाइड फोटोकॉपी ले सकते हैं, प्रमाणित प्रतिलिपि ले सकते हैं उन्हीं दस्तावेजों की, प्रतिलिपि समझते हो ना, फोटोकॉपी, 2 कॉपी। तीसरी, आप सामग्री के नमूने ले सकते हैं, जो भी सरकार सार्वजनिक प्राधिकरण आदि के पास सामग्री होती है, आप उसके प्रमाणित उसकी नमूने ले सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं। और चौथा, आप किसी सूचना को डिजिटल फॉर्मेट में भी प्राप्त कर सकते हैं, आप किसी सूचना को डिजिटल फॉर्मेट में भी प्राप्त कर सकते हैं। यह धारा 2 में सूचना का अधिकार आता है। अब ध्यान दीजिएगा, धारा 2 में यह आ जाती है थर्ड पार्टी। क्या जाती है? थर्ड पार्टी। इनमें किसकी परिभाषा है? इनमें थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी एक शब्द है जो आपको आरटीआई अधिनियम में मिलेगा। तो कहेगा थर्ड पार्टी कौन है? जिस व्यक्ति ने सूचना मांगने के लिए आरटीआई दायर की है, जिस व्यक्ति ने आरटीआई मांगने के लिए, आरटीआई लगाई है, सूचना मांगने के लिए आरटीआई दायर की है, उस व्यक्ति के अलावा सबको थर्ड पार्टी कहा जाता है। क्या समझे? क्या समझे? जिस व्यक्ति ने आरटीआई दायर की है, आरटीआई अधिनियम की धारा 6 के अनुसार जिस व्यक्ति ने आरटीआई लगाई है, उसके अलावा सब लोग क्या माने जाएंगे? थर्ड पार्टी माने जाएंगे। चाहे वो अधिकारी जिसके पास आरटीआई दायर की है, चाहे कोई तीसरा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आरटीआई लगाई है, उसके अतिरिक्त सबके सब क्या है? थर्ड पार्टी। फॉर एग्जांपल, मैं धारा 6 के तहत आरटीआई मांग के अपने गांव में प्रधान ने जो काम किए पिछले 5 साल में, उससे संबंधित सूचना प्राप्त करना चाहता हूं। आरटीआई किसने लगाई? मैंने, विवेक ने। तो मेरे अलावा सबके सब क्या कहे जाएंगे? थर्ड पार्टी कहे जाएंगे। क्लियर है? तो थर्ड पार्टी करते कि सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से अलग उसके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति, जिसमें जन सूचना प्राधिकारी भी शामिल है, सार्वजनिक प्राधिकरण भी शामिल है। मतलब सार्वजनिक प्राधिकरण भी ये उस सूचना प्रार्थी के लिए जो आरटीआई के लिए अनुरोध करता है, उसको सूचना प्रार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचना प्रार्थी या एप्लीकेंट। आरटीआई एप्लीकेंट जो आरटीआई दायर करता है, उसको क्या कहते हैं? आरटीआई दायर करने वाले को, जो व्यक्ति आरटीआई दायर करता है, उसको यहां पे क्या कहते हैं? तो आरटीआई दायर करने वाले को सूचना प्रार्थी कहते हैं। आरटीआई दायर करने वाले को क्या कहते हैं? ओके सर, सूचना प्रार्थी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इस सूचना प्रार्थी शब्द का इस्तेमाल जब भी करूंगा आप लोग समझ जाएंगे। इसके अलावा सबको क्या कहा जाता है? सबको थर्ड पार्टी कहा जाता है। अब मुझे बताइए कि आरटीआई अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार देती है? कौन सी धारा सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार देती है? फटाफट उत्तर दीजिए। आरटीआई एक्ट 2005 की कौन सी धारा सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार देती है? सारे के सारे पीडीएफ अपलोड है, इवन हैंड रिटन और इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। अब थोड़ी सी बेटा बुद्धि का इस्तेमाल करके उसी में एक एक चीज को सर्च करोगे। अब मैं आपके हाथ में लाकर कैसे दूं? इस क्लास के स्टार्ट होने से एक दिन पहले सारे पीडीएफ अपलोड करा दिए। धारा 3। क्या धारा 3? तो अध्याय 1 कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कहोगे सर अध्याय 1 कंप्लीट हो गया है। चलिए, तो मुझे बताइए सूचना की परिभाषा में क्या क्या आता है? सूचना की परिभाषा कौन से नंबर पर है? सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार के अंतर्गत किस किस चीज का अधिकार है? सूचना के अधिकार के अंतर्गत कौन सी नंबर की परिभाषा है और क्या क्या आता है? रिकॉर्ड की परिभाषा में 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 थर्ड पार्टी किसे कहेंगे? और सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा किसमें? सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा किसमें? सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा किसमें? थोड़ा थोड़ा बताइए। तो सूचना कहोगे सती 2F, सूचना का अधिकार जे अधिकार, रिकॉर्ड 2I, थर्ड पार्टी 2N और सार्वजनिक प्राधिकरण 2H। सार्वजनिक प्राधिकरण क्या होता है? आप कहोगे सर 2H। सूचना में आ जाते रिकॉर्ड, दस्तावेज, मीमो, ईमेल। रिकॉर्ड, दस्तावेज, मीमो, ईमेल, राय, मत, सलाह, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, ये सारी की सारी याद आई। प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश, परिपत्र आदेश, अधिसूचना, परिपत्र आदेश, अधिसूचना, परिपत्र आदेश, अधिसूचना। रिकॉर्ड, दस्तावेज, मीमो, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस, परिपत्र आदेश, अधिसूचना। जो सरकार कॉन्ट्रैक्ट आदि करती है, कॉन्ट्रैक्ट आदि करती है, या फिर डिजिटल रूप में रखी गई, डिजिटल रूप में रखी गई कोई भी सामग्री। सूचना के अधिकार में आपको सार्वजनिक प्राधिकरण के पास मौजूद दस्तावेज, रिकॉर्ड आदि के निरीक्षण, आपको प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का अधिकार हो जाता है, प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का अधिकार है, सामग्री के नमूने लेने का अधिकार है आपको भैया, सामग्री के नमूने लेने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त आप उस सामग्री को डिजिटल फॉर्मेट में या प्रिंट आउट के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, लेकिन प्रिंट आउट का खर्चा आपको देना पड़ेगा। प्रिंट आउट का खर्चा आपको देना पड़ेगा। प्रिंट आउट का खर्चा किसको देना पड़ेगा? आपको। इसमें साथ ही सभी सरकार की पांडुलिपि या उसके पास मौजूद फाइल, दस्तावेज आदि सब आ जाते हैं। इसमें माइक्रोफिच या माइक्रो फिल्म भी शामिल होती है, जिनसे आप बाद में, मतलब ओरिजिनल जो फिल्म होती थी जिनसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आदि निकाली जाती थी, वो सब। और डिजिटल रूप में अगर कोई सामग्री रखी हुई है, वो भी क्या मानी जाएगी? रिकॉर्ड। थर्ड पार्टी, सूचना प्रार्थी, आरटीआई के तहत जो सूचना के लिए आवेदन करता है, सूचना प्रार्थी के अलावा कोई भी व्यक्ति को क्या कहा गया? थर्ड पार्टी। और सार्वजनिक प्राधिकरण या तो संविधान के द्वारा उसका गठन हुआ, स्थापित की गई हो, या संसद के कानून द्वारा, या राज्य के कानून द्वारा, या सरकार के आदेश या अधिसूचना से, ये सब क्या माने जाते हैं? सार्वजनिक प्राधिकरण माने जाते हैं। तो ये सारी की सारी परिभाषाएं बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। यस या नो करके आते हैं। अब आ जाता है बच्चा अध्याय 2। तो मैंने कहा अध्याय 1 में नाम, प्रारंभिक धारा 1 और 2 और किससे संबंधित था? तो आप कहोगे सर अध्याय 1
इसमें नाम विस्तार लागू होने की तिथि और धारा 2 में परिभाषा थी। अब आ जाता है अध्याय 2। अध्याय 2 किससे संबंधित है? इसमें साथ ही सूचना और सार्वजनिक अधिकारियों के दायित्वों का अधिकार। इसमें जो सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारी है उनका क्या दायित्व है और सूचना का अधिकार, इसमें आपकी साथी धारा 3, 4 इस तरह से आती है। इसमें सबसे पहले क्या जाती है? धारा 3। तो धारा 3 क्या कहती है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। यहां पर किसकी बात कही रखी है कि सूचना का अधिकार किसको है? नागरिकों को है। लेकिन साल 2023 में, मार्च 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ये लिख लीजिएगा कि विदेशी भी आरटीआई दायर कर सकते हैं, कि विदेशी भी मतलब जो नागरिक नहीं है वो भी आरटीआई दायर कर सकते हैं, विदेशी भी आरटीआई दायर कर सकते हैं। लेकिन कानून के हिसाब से ये अधिकार केवल किसको है? ये अधिकार केवल नागरिकों को है। जबकि कौन सा हाईकोर्ट ये कहता है कि नागरिकों के अतिरिक्त जो विदेशी व्यक्ति हैं वो भी आरटीआई दायर कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर ये कहता है दिल्ली हाईकोर्ट मार्च 2023 में। तो यह आ जाता है धारा 3 में सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। अब आ जाता है धारा 4। इसमें क्या है कि जितने भी लोक प्राधिकरण कह लो, इसको पब्लिक अथॉरिटी भी कह सकते हैं, हिंदी में लोक प्राधिकरण कह सकते हैं, इनको सार्वजनिक प्राधिकरण भी कह सकते हैं। लोक का मतलब होता है पब्लिक और पब्लिक का एक अर्थ सार्वजनिक भी होता है, तो इसे लोक प्राधिकरण भी कह सकते हैं, इसको सार्वजनिक प्राधिकरण भी कह सकते हैं। और धारा 2 के एच में जो सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा थी कि संविधान के द्वारा, संसद के कानून द्वारा, राज्य के कानून द्वारा, समुचित सरकार के आदेश या अधिसूचना से, तो इसे आम भाषा में आप क्या कहोगे? बिल्कुल नॉर्मल गांव देहात की भाषा में आप इसे सरकारी कार्यालय कहोगे। तो धारा 4 क्या कहती है कि भाई जो सार्वजनिक प्राधिकरण है, जो लोक प्राधिकरण है, या हर एक सरकारी कार्यालय, चाहे केंद्र सरकार का है चाहे राज्य सरकार का है, कुछ अपवादों को छोड़कर उन सबके निम्नलिखित दायित्व होंगे, उन सबके निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। जैसे दायित्व होते हैं ना, तो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उनके दायित्व ये कौन सी धारा में बताई गई? तो सार्वजनिक प्राधिकरणों के जो दायित्व है वो धारा 4 में। दायित्व मतलब जिम्मेदारियां, उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे। तो कहा गया कि इस कानून के लागू होने के 100 दिन के अंदर, जब ये राष्ट्रपति की सहमति मिली 15 जून 2005, तो राष्ट्रपति की सहमति से 100 दिन के अंदर प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कुछ कर्तव्य, कुछ दायित्व, कुछ कार्य बताई गई। क्या बताई गई? कुछ कर्तव्य, कुछ दायित्व, कुछ कार्य बताई गई। उनमें मुख्य कार्य जो थे धारा 4 के पॉइंट नंबर 1 में, उसमें धारा 4 का भी कौन सा पॉइंट नंबर 1, तो धारा 4 का पॉइंट नंबर 1 में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के आरटीआई से संबंधित कौन से कार्य हो सकते हैं? भी देखो, आरटीआई क्यों लाई गई? सूचना का अधिकार अधिनियम क्यों लाया गया? सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार देने के लिए, सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। तो जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या लोक प्राधिकरण या सरकारी कार्यालय के संबंध में जो छोटी छोटी सूचनाएं, अगर वो सरकारी कार्यालय अपने आप अपनी वेबसाइट पर डाल देता है या अपने आप वो जनता को उपलब्ध करा देता है, तो छोटी छोटी सूचना के लिए आरटीआई दायर करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी? यस या नो करके बताओ। अगर छोटी छोटी सूचना वो अपने आप से उपलब्ध करा दे, तो आरटीआई, अगर मान लो छोटी सूचना उपलब्ध नहीं कराता, तो छोटी छोटी सूचना के लिए भी आरटीआई डलेगी और करोड़ों आरटीआई डल जाएंगे। ऐसे तो दबाव बन जाएगा सार्वजनिक प्राधिकरण पर। वो इतनी आरटीआई का रिप्लाई कैसे देंगे, काम कब करेंगे? इसका मतलब आरटीआई की धारा 4 क्या कहती है कि भाई जो सार्वजनिक प्राधिकरण या लोक प्राधिकरण है, उनके कुछ कर्तव्य की सबसे पहले अपनी संस्था के बारे में महत्वपूर्ण जो सामान्य बातें, उन्हें अपने आप से इस कानून की राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 15 जून 2005 से 100 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 100 डेज के अंदर, सहमति मिलने के 100 दिन के अंदर इनके कुछ कर्तव्य है। क्या कर्तव्य? कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण का दायित्व बताया गया। क्या बताया गया? दायित्व। तो आपसे पूछेगा कि लोक प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण की जो ऑब्लिगेशंस है, जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है या दायित्व है, वो कौन सी धारा में बताई गई? उनके दायित्व कौन सी धारा में? तो धारा 4 के पॉइंट नंबर 1 में। आपने देखा होगा जब इंसान मर जाता है तो उसका जो बॉडी होती है उसको कितने लोग कंधा देते हैं? उसका दायित्व, उसकी जिम्मेदारी कितने लोग उठाते हैं? तुरंत बताओ। दायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। मरे हुए इंसान की जिम्मेदारी कितने लोग उठाते हैं? हो गए सर 4 लोग। कितने लोग? 4 लोग। तो धारा 4 से याद रखिएगा, इसमें प्रत्येक लोक प्राधिकरण की जिम्मेदारी या उनके दायित्व तय कर रखे। और जिम्मेदारी किसके संबंध में? कि वो सरकारी कार्यालय अपनी संस्था के बारे में जो छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें खुद ही वेबसाइट पर डाल देगा। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा। 100 या 120 दिन वो मैं देख लूंगा, 120 दिन भी हो सकते हैं एग्जैक्ट। चलिए, तो धारा 4 में तुरंत याद हो जाएगा, धारा 4 में तुरंत आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप, क्योंकि बहुत सारे 18, 14, 15 दायित्व में मैं इसको समझाता चलूंगा, समझ लेना कि उसका पहला दायित्व है कि उसके पास जितने भी रिकॉर्ड है उनको बिल्कुल विधिवत तरीके से लिस्ट बनाई, उनकी इंडेक्सिंग करे। इंडेक्सिंग समझते हैं? अनुक्रमित करने का मतलब है कि या तो आप उनको साल के हिसाब से या उनको एबीसीडी के हिसाब से, जो भी आपको उचित लगे, लेकिन बिल्कुल तय प्रक्रिया विधिवत तरीके से उन रिकॉर्ड की लिस्ट बनाकर रखे कि हमारे पास कौन कौन से रिकॉर्ड है, उनकी इंडेक्सिंग करके रखे और उनको कंप्यूटराइज्ड करा ले। कंप्यूटराइज्ड कराने से क्या होगा? उनको डिजिटली सेव करा ले, जिससे कि एक बार कंप्यूटर में सर्च करके डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, बार बार उसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसे इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दे। पहला काम तो ये कहा गया। दूसरा काम कहा गया कि 120 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 120 दिन के अंदर, मतलब जब से 15 जून 2005 से 120 दिन के अंदर सालाना उसको अपडेट करे। तीसरा कहा गया कि वो जो कार्यालय वो जनता के लिए नीतियां कैसे बनाता है
उसके तथ्य प्रकाशित करे कि किस आधार पर उसने जनता के लिए निर्णय लिए। चौथा, कि जो भी उसके निर्णय से प्रभावित हुए हैं उन व्यक्तियों को उनके निर्णयों का कारण बताया जाए कि भाई हमने जो निर्णय लिया आपके लिए वो इस कारण से लिए। तो ये दायित्व है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, समझने में हो जाएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और क्या दायित्व है, और क्या दायित्व है। फिर धारा 4 का कि वो अपने संगठन आदि के विवरण, उसके कार्य कर्तव्यों की जानकारी सार्वजनिक करे, अपने अधिकारी कर्मचारियों की शक्तियां, उनके कर्तव्य के बारे में जानकारी को प्रकाशित करे, उसमें निर्णय कैसे लिया जाता है, उस निर्णय का सुपरविजन कौन करता है और उस निर्णय के प्रति जवाबदेही किसकी है, इसको लेकर सारी सूचना। अपने भैया जो फंक्शन होते हैं, कार्य निर्वहन के किन मापदंडों का पालन किया जाता है, नियम, उस संस्था से संबंधित नियम, एक्ट, विनियमन, उनकी नियमावली, कार्यों के लिए रिकॉर्ड आदि जो है, ये सारी की सारी चीजों को भी वो प्रकाशित करने का काम करे, अपनी वेबसाइट आदि पर डालने का काम करे। उसके पास कौन कौन से दस्तावेज है, किस किस कैटेगरी के दस्तावेज, इन सब की जानकारी भी वो सार्वजनिक करे। तो एक्चुअल में इसमें क्या बताया गया, एक्चुअल में इसमें बताया गया कि जो प्रत्येक लोक प्राधिकारी है या जो प्रत्येक सरकारी कार्यालय है या प्रत्येक जो सार्वजनिक प्राधिकरण है, उसके पास कौन कौन सी जानकारी है, उसके पास कौन कौन सी सूचनाएं, उसकी इंडेक्सिंग, उसको कंप्यूटराइज्ड कराने के बाद में, उसको कंप्यूटराइज्ड कराने के बाद में ये धारा 4(1) का ए और ये धारा 4(1) का बी, इसका भी कह सकते हैं धारा 4(1) का बी। तो 1A वाले में तो ये सब कुछ था कि भाई पहले उसको सूचीबद्ध करे, इंडेक्सिंग करे, फिर 120 दिन के अंदर उसको अपडेट, प्रकाशित 120 दिन में कर दे, फिर उसको सालाना अपडेट करे, जनता को प्रभावित करने वाली नीति निर्णयों के तथ्य प्रकाशित करे, प्रभावित व्यक्तियों को प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक जो उसके निर्णय होते हैं उनसे कि वो किस कारण से कौन से उन्होंने अर्ध न्यायिक निर्णय आदि लिए, ये सब धारा 4(1) है। ठीक है भैया, ये धारा 4(1) बी है और ये जो धारा 4(1) बी है इसी को हम लोग साथी यहां पर और अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये सब जो काम करना है ये 120 दिन के अंदर करना है। ये कितने दिन के अंदर, 120 दिन के अंदर। देखो समझो, जो धारा 4 है उसमें 1 2 3 करके कई सारे पॉइंट है। धारा 4 का जो 1 वाला पॉइंट है उसमें 1A 1B 1B को हमने यहां पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे छोटे छोटे पॉइंट में। उसके बाद में धारा 4 का ही ये साथी 1C वाला पॉइंट है, 1C, और ये धारा 4 का ही 1D वाला पॉइंट है। तो धारा 4 के 1 में, धारा 4 का जो 1 पॉइंट है, धारा 4 का पॉइंट नंबर 1, उसमें ABCD ये सब कुछ है। ए में सूचीबद्ध आदि करना है, सारे लिस्ट को कंप्यूटराइज्ड कराना है। सी में उसके यहाँ पे नीतियां कैसे बन रही है उसकी प्रक्रिया आदि की बात करना है। और डी, उसके प्रशासनिक या न्यायिक निर्णयों से कोई व्यक्ति प्रभावित है तो उसके कारण बताने हैं। जबकि बी वाला पॉइंट जो है ये सभी को निर्देश देता है कि 120 दिन के अंदर ये जितने भी 1 2 3 करके हैं इन सब के बारे में सूचना का प्रकाशन करें। इन सब के बारे में क्या करना है, कहोगे सर सूचना का प्रकाशन। तो धारा 4(1) के बी में जो है इसमें 1 2 3 करके लगभग 14-15 या आप ये कह सकते हो 17 के करीब सूचनाओं की बात की गई है। किसकी बात, 17 के करीब। हम लोग वो 17 के 17 देख रखे। 120 दिन के अंदर किसको प्रकाशित करना उनका दायित्व है, अपने संगठन के विवरण, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स, उनके कार्य कर्तव्य, अधिकारी कर्मचारियों की शक्तियां, उनके कर्तव्य, वहां पर निर्णय कैसे लिए जाते हैं, उसका सुपरविजन कौन करता है, जवाबदेही किसकी है, वो अपने जो कार्य पूरी करते हैं वो किन मापदंडों के आधार पर करते हैं, कि नियम, विनियमन, नियमावली आदि को फॉलो करते हैं, उनके पास जो दस्तावेज है उन दस्तावेजों की कौन कौन सी कैटेगरी है। इसी धारा 4(1) में चल रहा है। उसका 7वां पॉइंट कहता है कि नीति निर्माण या नीतियों को बनाने हेतु जनता के परामर्श की क्या व्यवस्था है, जनता के परामर्श की क्या व्यवस्था है, उसके बोर्ड अथवा उस संस्था की समितियों की जानकारियां, उसके आधारित अधिकारी और कर्मचारियों की एक निर्देशिका, निर्देशिका मतलब उनके नाम, मोबाइल नंबर आदि, मासिक पारिश्रमिक कि भी किस प्रकार से उन लोगों को सैलरी आदि कितनी मिलती है। इसके अलावा उस संस्थान का बजट, उस सरकारी कार्यालय का बजट और वार्षिक एक प्रकार से आप कह सकते हैं विवरण रिपोर्ट आदि। अगर वो संस्था कोई सब्सिडी कार्यक्रम चलाती है तो सब्सिडी कार्यक्रम वो किस प्रकार से चलाती है और उसके लाभार्थी कौन कौन है। मतलब एक संस्था के बारे में छोटी छोटी समस्त सूचनाओं को प्रकाशित करने का दायित्व ये धारा 4(1) में 120 दिन के अंदर आरटीआई एक्ट देता है। इसके अलावा अगर किसी को कोई रियायत, कोई परमिट दिया गया है तो उसके प्राप्तकर्ताओं का विवरण, इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसके पास कौन कौन सी सूचना है, सूचना प्राप्ति हेतु वहां पर कौन कौन सी नागरिक सुविधाएं हैं। लोक सूचना अधिकारी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप आरटीआई लगाओगे तो हर कार्यालय में एक व्यक्ति को, उसी कार्यालय के किसी व्यक्ति को जन सूचना अधिकारी के तौर पर नामित कर दिया जाता है। इसको जन सूचना अधिकारी भी कहते हैं। जिस अधिकारी के पास आप उस कार्यालय में अपनी आरटीआई जाके जमा करते हो, जो आपको आरटीआई का जवाब देता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को जन सूचना अधिकारी भी कहते हैं या इसको लोक सूचना अधिकारी भी कहते हैं। ठीक है भैया, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ये वो व्यक्ति है, ये सार्वजनिक प्राधिकरण या जो सरकारी कार्यालयों की हम लोग बात कर रहे हैं उसी का कोई कर्मचारी होता है, उसी को बस क्या बना दिया जाता है, जन सूचना अधिकारी के तौर पर नामित कर दिया जाता है। तो उसके पद का नाम, उसकी कहां बैठता है, कितने से कितने बजे, ये सारी की सारी जानकारी, इसको लोक सूचना अधिकारी भी कह सकते हैं, इसको जन सूचना अधिकारी भी कह सकते हैं। और ऐसी अन्य जानकारियां जो भी निर्धारित की जाए तो कह रखा है कि 17 प्रकार की जानकारी, 17 प्रकार की जानकारी ये प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को सार्वजनिक करनी होगी या जनता को उपलब्ध करानी होगी, स्वयं से ऑटोमेटिक, बिना किसी के मांगे, स्वयं से ऑटोमेटिक बिना किसी के मांगे। और कितने दिन के भीतर, आप कहोगे सर आरटीआई एक्ट की सहमति के 120 दिन के भीतर। फिर आ जाता है धारा 4 का पॉइंट नंबर 2 कि याद रखिएगा प्रत्येक सार्वजनिक संगठन नियमित समय पर स्वयं से, स्वयं प्रेरण से
सूचना का प्रकाशन भी करेगा। सूचना का जो एक प्रकार से प्रपत्र होगा, उसका जो प्रारूप होगा वो इस प्रकार से हो कि जनता को आसानी से उपलब्ध हो जाए, जनता तक उसकी आसानी से पहुंच हो, आम भाषा में हो, और ऐसा हो इजी लैंग्वेज में। ज्यादातर जो सूचना हो वो स्थानीय भाषा में संचारित की जाए या लोगों तक स्थानीय भाषा में पहुंचाई जाए, और अक्सर हो सके तो फ्री या बिल्कुल एकदम प्रिंट लागत पर, जितना उसको प्रिंट आउट करने में खर्चा आया है उस लागत पर जनता को उपलब्ध होनी चाहिए, उस लागत पर जनता को उपलब्ध होनी चाहिए, उस लागत पर जनता को उपलब्ध होनी चाहिए। तो यहां पर आ जाती है भैया आपकी धारा 4। धारा 4 को एक बार और समझा देता हूं। सबसे पहले बताइए धारा 4 क्या करती है, सेक्शन 4 करता क्या है? जो धारा 4 है सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 में सबसे पहले समझ लो, इसमें 4 पॉइंट है। धारा 4(1), फिर आ जाता है धारा 4(2), फिर आ जाती है धारा 4(3), फिर कौन सी आ जाती है धारा 4(3), और फिर क्या आ जाती है धारा 4(4). समझे? जो धारा 1 है, धारा 4 का पॉइंट नंबर 1, इसमें ABCD 4 पॉइंट है। धारा 4(1)A, धारा 4(1)B, धारा 4(1)C और धारा 4(1)D। ठीक है भैया, इसमें कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। इसमें कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट। 1A में कह रखा है कि सूचना को सूचीबद्ध किया जाएगा, उसको बिल्कुल एकदम बढ़िया से विधिवत तरीके से उसको अनुक्रमित किया जाएगा, अनुक्रमांक डाले जाएंगे 1 2 3, इंडेक्सिंग की जाएगी और उसको कंप्यूटरीकृत किया जाएगा, उसको कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। धारा 1B तो एक तो क्लियर हो गई, ये सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व है। ये क्या है? सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व। 1B में 17 प्रकार की चीजों का 120 दिन के अंदर प्रकाशन करेगा, वो स्वयं से उनको अपनी वेबसाइट आदि पर प्रकाशित करेगा। इसमें उस संस्था के कामकाज, शक्तियां, उसके द्वारा लाभार्थी, उसका बजट, इन सभी की जानकारी है। 1C कहता है कि भाई आप अपने नीति निर्माण को किस प्रकार करते हैं, इसकी सूचना आप देंगे, और 1D कहता है कि आपसे, आपके निर्णय से यदि कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ है तो उसको कारण आदि भी बताई जाएंगे। धारा 4(2) क्या कहती है कि ऐसी सूचना को प्रत्येक प्राधिकरण स्वयं से समय समय पर प्रकाशित करेगा, सूचना आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए जनता को, इजीली एक्सेसिबल। और धारा 4(4) क्या कहती है कि स्थानीय भाषा आदि में हो, किसमें हो? स्थानीय भाषा में। तो धारा 4 का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से, मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा। वो 17 जो है उन 17 को लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन वहां से क्वेश्चन बनता है तो आप उत्तर दे पाओगे, क्योंकि फाइल आपके पास ही है। उसमें क्या है कि किसी संस्था के अधिकारी कर्मचारियों की शक्तियां, उनके कर्तव्य, वो काम कैसे करते हैं, उनका सुपरविजन कौन करता है, पर्यवेक्षण कौन करता है, इसके अलावा उनका बजट आदि कैसे, नीति निर्माण कैसे होता है, वो भैया जनता से परामर्श कैसे लेते हैं, उसकी कोई समिति आदि है तो उसकी जानकारी, इसके अलावा उसके लाभार्थी, परमिट आदि उसने किसको दिए, सब्सिडी किसको पहुंचाई, बजट, उसके अधिकारी कर्मचारियों का पारिश्रमिक आदि, ये सारी की सारी सूचनाएं ये धारा 4 के 1 पॉइंट नंबर 17 में 120 दिन के अंदर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? धारा 3 में सूचना का अधिकार, धारा 4 में सार्वजनिक प्राधिकरण या लोक प्राधिकरण के दायित्व या उनके कर्तव्य। अब आ जाता भैया धारा 5, इस पर आ जाते धारा 5। धारा 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, धारा 5 क्या कहता है कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण, जितने भी सरकारी कार्यालय, बेटा अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा कोर्स है तो एक समय पर आपको एक से ज्यादा क्लास दिखाई देंगी। आपको लाइव क्लास फाइनल मेरिट की लेनी है, तो फाइनल मेरिट में तो एक समय पर एक ही क्लास चल रही है। इतने बच्चे तुम्हारे सामने, हजारों बच्चे, इंडिया का नंबर 1, सबसे ज्यादा बच्चे एसआई में, सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी। समझ में आ रही है बात? तुम पता नहीं कहां भटक रहे हो। जब तक लोग जगेंगे तब तक तो तुम 10-15% सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। आज कृषि में क्रांति शुरू खत्म हो जाएंगी, इधर आरटीआई देखो कितने पैमाने पर आराम खींच कर लेकर चल रहे हैं। तो कह रखा है प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण 100 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 100 दिन के भीतर। मतलब कह रखा है कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण राष्ट्रपति की सहमति मिलने के 100 दिन के भीतर एक या एक से अधिक अधिकारियों को निम्नलिखित पद पर नामित करेगा। मतलब इसके लिए अलग से भर्ती नहीं निकाली जाती। इसके लिए जो प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण है, इसके लिए जो प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण है वो जितने हो सके उतने, कई का मतलब है जितने आवश्यक हो उतने, जितने आवश्यक हो उतने, जितने आवश्यक हो उतने अधिकारियों को एज मेनी एज नामित करेगा। किस रूप में? सीपीआईओ या एसपीआईओ, मतलब केंद्रीय जन सूचना अधिकारी। केंद्रीय जन सूचना अधिकारी यह वो अधिकारी होता है जो कार्यालय का एक ऐसा व्यक्ति, अगर उस कार्यालय के बारे में किसी को जानकारी चाहिए या उस कार्यालय के पास रखी कोई सूचना चाहिए तो आरटीआई किसके पास लगाता है? आरटीआई इस सीपीआईओ या एसपीआईओ के पास लगाता है। केंद्रीय जन सूचना अधिकारी अथवा राज्य जन सूचना अधिकारियों को नामित करना। केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ कह देते हैं इनको, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यही वो होते हैं जिनके पास आरटीआई लगाई जाती है। जिनके पास जो आरटीआई लगाते हैं ना, तो जिनके पास आरटीआई लगाई जाती है वो कौन लोग होते हैं? आप कहोगे सर जिनके पास आरटीआई लगाई जाती है ये सीपीआईओ या एसपीआईओ आदि होते हैं। तो राज्य जन सूचना अधिकारी, इसे लोक सूचना अधिकारी भी कह सकते हैं। जन के स्थान पर क्या आ सकता है? लोक लिखा भी आ सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। पब्लिक, जन कह लो, लोक कह लो, पब्लिक कह लो, सार्वजनिक कह दो, एक ही बात है। तो यही वो व्यक्ति है जिनके पास आरटीआई लगाई जाती है। इनकी नियुक्ति कौन सी धारा के तहत होती है? भाई सीपीआईओ या जो एसपीआईओ आदि होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इनकी जो नियुक्ति है प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण, प्रत्येक सरकारी कार्यालय के जो चीफ होंगे वो अपने कार्यालय में 100 दिनों के भीतर जितने आवश्यक हो उतने, सीपीआईओ, एसपीआईओ ये तो केंद्र लेवल पर,
और जो जिला लेवल होता है, जिला लेवल पर केंद्रीय सहायक, ये असिस्टेंट पीआईओ होता है। इसको क्या कहेंगे? असिस्टेंट पीआईओ, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी, और याद रखिएगा राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी, राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी शॉर्ट में लिख दिया। तो धारा 5 में किसकी नियुक्ति होती है? आप कहोगे सर धारा 5 में सीपीआईओ और एसपीआईओ, उसके अलावा सीएपीआईओ और एसपीआईओ, इनकी नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति होती है। इसको सब डिविजनल लेवल पर कह दो, इसको तहसील आदि स्तर पर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं, ये किस लेवल पर नियुक्ति होती है इनकी? प्रखंड अथवा तहसील आदि लेवल पर, प्रखंड अथवा तहसील आदि लेवल पर। जो प्रखंड होते हैं ना, या जो तहसील आदि होते हैं, तो तहसील आदि लेवल पर किसकी नियुक्ति होती है? सीएपीआईओ और एसएपीआई की नियुक्ति होती है। मान लो यदि कोई आरटीआई सीएपीआईओ या एसएपीआईओ के पास, सहायक के पास जमा की जा रही है, तो याद रखिएगा अतिरिक्त 5 दिन जोड़ लिए जाते हैं। उसके रिप्लाई के लिए अतिरिक्त 5 दिन जोड़े जाएंगे, अतिरिक्त 5 दिन एडिशनल 5 डेज भी जोड़े जाएंगे। अगर कोई आरटीआई व्यक्ति तहसील आदि लेवल पर लगाता है, किसके पास? सहायक के पास, तो आरटीआई की रिप्लाई में जितने दिन होंगे उसमें और अतिरिक्त कितने दिन जोड़ दिए जाएंगे? धारा 5 में नियुक्ति और धारा 5 में कितने दिन जोड़ दिए जाएंगे? 5 दिन। अच्छे से याद रखिएगा। तो धारा 5 केंद्रीय जन सूचना अधिकारी और राज्य जन सूचना अधिकारी, इनकी नियुक्ति का प्रावधान है धारा 5 के अधीन। तो बताइए, धारा 2 में परिभाषा, धारा 3 में सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार, और धारा 5 इसमें किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, यस या नो करके बताइए। आ जाएगा बेटा, परेशान मत होइए। यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, सभी के सभी उत्तर दीजिए। यहां पर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, तो जिस व्यक्ति के पास आप आरटीआई लगाते हैं उसे आरटीआई कानून में क्या कहा जाता है? और जो आरटीआई दायर करता है, सूचना मांगता है, उसे क्या कहा जाता है? सब लोग उत्तर दीजिए। आनंद आ रहा है? यस या नो करके बताओ। आनंद आ रहा है? तो बेटा थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं रात में ट्रेन में सफर करके आया था, पूरी कमर दर्द कर रही है। तो फिर मिलेंगे बढ़िया धारा 5 तक, क्योंकि धारा 6 और 7 लंबी धारा है। 6 में आप आरटीआई दायर करोगे, 7 में आपको जवाब आएगा। तो सूचना प्रार्थी जो आरटीआई दायर करता है, सूचना मांगता है, और जिसके पास दायर करते हैं उसे जन सूचना अधिकारी। थैंक यू, धन्यवाद।